अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। बच्चे फर्स्ट हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ हम किसे बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, जिसे हम बॉन्ड डिस्टेंस भी बोलते हैं या कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी बोलते हैं। हमारे पास कोई भी दो एटम हैं बच्चे, उनके दरमियान यह है बना हुआ है यहाँ पर कार्बन कार्बन की हमने बात किया है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस कार्बन कार्बन के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इसकी बॉन्ड लेंथ। और हमें पता है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर होगा कार्बन टू कार्बन तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 154 पिकोमीटर। अब बच्चे इस बॉन्ड लेंथ को मेजर कैसे करते हैं? एक एटम के न्यूक्लियाई से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियाई तक जो डिस्टेंस है इसको मेजर कैसे किया जाता है बच्चे? थ्रू डिफरेंट फिजिकल टेक्निक्स। और वो फिजिकल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रल स्टडीज़। मतलब इन फिजिकल टेक्निक्स के थ्रू हम बॉन्ड लेंथ को मेजर करते हैं। अब बच्चे देखिए, कोई भी दो, हमने वही बात करेंगे, कोई भी दो एटम, अब इनके दरमियान ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ बाज़ दफ़ा उस मॉलिक्यूल की नेचर पर डिपेंड करती है और बाज़ दफ़ा डिपेंड नहीं करती। ओवरऑल हम बात करें, ओवरऑल तो वो मॉलिक्यूल की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, इनडिपेंडेंट होती है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा केस नहीं होता। हम इसके एग्जांपल बात करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास जितने भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे, चाहे वो हम बात करें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जिनकी बात करेंगे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की, तो उनके अंदर बच्चे हमेशा जो कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होगी वो ऑलमोस्ट 154 पिकोमीटर होगी। इस तरह हम डायमंड की बात कर लेते हैं बच्चे। डायमंड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो डायमंड के अंदर भी तो कार्बन टू कार्बन आपस में उन्होंने चेन्स बनाई होती हैं, आपस में कनेक्ट होगा, तो वहाँ पे भी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ बच्चे कितनी होगी? 154 पिकोमीटर होगी। मतलब इस एग्जाम्पल के अंदर जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो मॉलिक्यूल की नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही। चाहे वो डायमंड का केस हो, चाहे वो इथेन हो, चाहे प्रोपेन हो, चाहे ब्यूटेन हो, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी रहेगी? 154 पिकोमीटर रहेगी। लेकिन नेक्स्ट अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि जिनके अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो मॉलिक्यूल की नेचर पर डिपेंड करती है। अब हम बात करें बच्चे इसकी प्रॉपर्टी की। द कोवलेंट रेडियाई फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट एडिटिव इन नेचर। ये हम पहले देख भी चुके हैं कि जब दोनों दोनों एटम्स के कोवलेंट रेडियाई को ऐड करेंगे तो वो उस पूरे मॉलिक्यूल की क्या बन जाएगी बच्चे? बॉन्ड लेंथ बन जाएगी। हम यहाँ पर बच्चे अगर एग्जांपल दें, देखें हमें पता है जो कार्बन, अब कार्बन का कोवलेंट रेडियाई बच्चे कितना होता है? 77 पिकोमीटर। कोवेलेंट रेडियाई हम कैसे निकालते हैं? हमने कहा था कि उनके दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है, जो बॉन्ड लेंथ होती है, उसको हमने क्या कर देना है? हाफ कर देना है। जब बॉन्ड लेंथ को हाफ करेंगे तो उनका क्या आ जाएगा? कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगा। अब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 154 पिकोमीटर। जब इसको मैं हाफ करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 77 पिकोमीटर। तो मीन 77 पिकोमीटर इज द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ कार्बन। तो मैंने कहा जो कार्बन है इसका कोवेलेंट रेडियाई बच्चे कितना आ गया है हमारे पास? 77 पिकोमीटर। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन की। अब बच्चे क्लोरीन टू क्लोरीन जो टोटल बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है? 198 पिकोमीटर। तो अब यहाँ से एक क्लोरीन के कोवलेंट रेडियाई को हम अगर हमने मालूम करना है तो 198 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 99 पिकोमीटर। मीन एक कार्बन एटम की जो कोवलेंट रेडियाई है वो 77 पिकोमीटर है, और जो एक क्लोरीन का एटम है उसका जो कोवलेंट रेडियाई है वो कितना है? 99 पिकोमीटर। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि आपने वैल्यूज़ बतानी है कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड की, तो अगर कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अगर हमने मेजर करनी है तो फिर कार्बन के कोवलेंट रेडियाई और क्लोरीन के कोवलेंट रेडियाई, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मीन 77 प्लस 99 करेंगे तो कार्बन टू क्लोरीन जो बॉन्ड लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 176 पिकोमीटर। तो वहाँ से हमें ये पता चला कि बच्चे ये जो कोवलेंट रेडियाई होते हैं दे हैव अ प्रॉपर्टी एडिटिव इन नेचर। ये जो कोवलेंट रेडियाई होते हैं बच्चे ये एडिटिव इन नेचर होते हैं। मतलब कोई भी दो एलिमेंट लें, उनके कोवलेंट रेडियाई को ऐड करें तो वो मॉलिक्यूल की क्या बन जाएगी? मतलब उस बॉन्ड की क्या बन जाएगी? बॉन्ड लेंथ बन जाएगी। हमने अभी एग्जांपल देखी है, कार्बन का कोवलेंट रेडियाई हमने लिया, क्लोरीन का कोवलेंट रेडियाई लिया, दोनों को हमने ऐड किया तो वो बॉन्ड लेंथ कितनी आ गई? 176 पिकोमीटर आ गई। अब बच्चे यहाँ पर टेबल्स के अंदर भी कुछ यहाँ पर कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ दी गई है, साथ में उनका बॉन्ड भी दिया गया है, हाइब्रिडाइजेशन भी दी गई है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपने परेशान नहीं होना। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर हमारा आंसर 4 आएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर आंसर 3 आएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और अगर आंसर 2 आएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। हम फर्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं बच्चे। BF3 है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। हमें पता है कि बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, मतलब ये तीनों के तीनों क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड है।
तो फिर हमने आंसर कैसे निकालना है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, लोन पेयर कोई भी नहीं है, 3 + 0 आंसर कितना आ जाएगा 3। और मैंने कहा जब आंसर 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2। तो मीन इस शॉर्टकट से हम किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद किसी भी एटम की हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो बच्चे आपने फिर ये इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी याद रखनी है और साथ में आगे बॉन्ड लेंथ दी गई है। बॉन्ड लेंथ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने ऑलमोस्ट ये सारी याद करनी है। मेनली 3 तो ये तो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की। अब बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर इथीन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ईथेन। हमें पता है कि अल्कीन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अल्कीन के अंदर sp2 और अल्काइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। मतलब यहाँ पे फिर क्या आएगा, ईथाइन आएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ईथाइन, ठीक है, इथेन, इथीन, इथाइन। तो बच्चे इनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है, इथेन के अंदर क्या है sp3, इथीन में sp2 और इथाइन में sp। कैसे ऐसा हुआ, फर्दर हम जब हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे फर्दर इसकी डिटेल आएगी। तो इसमें जस्ट बॉन्ड लेंथ आप देख लें कि बॉन्ड लेंथ बच्चे डिक्रीज हो गई है। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ होगी 154 पिकोमीटर, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो 133 पिकोमीटर और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 120 पिकोमीटर। इसमें हमने ये भी कहा था कि जब हम सिंगल बॉन्ड से डबल से ट्रिपल में जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी और इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कम है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होगी। क्यों, बॉन्ड लेंथ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। तो आपने बच्चे ये टेबल याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बच्चे एग्जाम्पल एक और बताई गई हमें, सिलिकॉन फ्लोराइड, इनकी हमने बॉन्ड लेंथ मालूम करनी है। अब वही बच्चे तरीका करेंगे कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन बच्चे उसका कोवलेंट रेडियाई कितना है 117 पिकोमीटर। इसी तरह जो फ्लोरीन है, सिलिकॉन का कितना आ गया 117 पिकोमीटर उसका कोवलेंट रेडियाई, और फ्लोरीन का कोवलेंट रेडियाई कितना होता है 64। जब दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चे आंसर आ रहा है 181, लेकिन एक्चुअल के अंदर उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो 154 से लेकर 159 पिकोमीटर होती है। यहाँ पर मसला गड़बड़ हो गया। मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो मॉलिक्यूल की नेचर पर डिपेंड कर रही है। बच्चे दोबारा देखें ना, मैंने ये कहा कि जो सिलिकॉन टू जो फ्लोरीन बॉन्ड है, पहले तो हमने ये कहा था कि कोवलेंट रेडियाई इज़ एडिटिव इन नेचर, लेकिन वो कुछ मॉलिक्यूल पर अप्लाई होता है, हर पर अप्लाई नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन का, इसका कोवलेंट रेडियाई है 117, फ्लोरीन का है बच्चे 64। जब दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आ गया 181। तो फिर मतलब सिलिकॉन टू फ्लोरीन बॉन्ड, वैसे तो बच्चे इसकी जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए, वो तो 181 होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चे, वो 154 से लेकर 159 पिकोमीटर होती है। तो मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि इस केस के अंदर जो कैलकुलेटेड वाली है, ये बच्चे कैलकुलेटेड, तो जो कैलकुलेटेड जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा है। कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, मतलब कैलकुलेटेड कितनी है 181, एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड कितनी है 154 to 159। तो मीन कैलकुलेटेड वाली जो वैल्यू है वो ऑब्जर्व्ड से ज़्यादा है। अब बच्चे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि इस केस के अंदर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज़्यादा क्यों आई है, एक्चुअल वैल्यू वो कम क्यों हुई। एक्चुअल वैल्यू इस वजह से कम हुई क्योंकि वहाँ पर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो बच्चे याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी वो उतनी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा तो बच्चे वो बॉन्ड उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और फिर उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी, वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन वहाँ पर बॉन्ड लेंथ फिर कम हो जाएगी। तो इसकी फिर वो 181 से कम होकर कहाँ पे आ गई है 154 to 159 पिकोमीटर। रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बाद बच्चे यहाँ बात करते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चे ये भी इन्वॉल्व होती है उस बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करने में। हमने भी बात की थी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो भाई इसकी बॉन्ड लेंथ 154, 133 और 120। तो ये वहाँ पर बॉन्ड लेंथ नीचे क्यों डिक्रीज हुई है बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन भी इन्वॉल्व है। अब हमें पता है कि जब सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, डबल बॉन्ड में होगी sp2 और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अगर हम गौर से देखें कि जब हम sp3 से sp की तरफ आ रहे हैं तो बच्चे यहाँ पर s करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अपने बात याद रखनी है
कि जैसे जैसे एस करैक्टर इंक्रीज़ होता जाएगा तो बच्चे उस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी इंक्रीज़ होती जाएगी और उसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो जब बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो बच्चे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। दोबारा सुन लें, जब हम सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में आ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन से कहाँ आ रहे हैं, sp3 से sp के अंदर। अगर sp3 के अंदर s करैक्टर की बात करें तो बच्चे वो 25% है, मतलब उसका 1/4 है। sp2 में देखें तो 1/3 है, मतलब 33% है। अगर sp के अंदर देखें s करैक्टर तो वो 50% है, मीन हाफ है। तो मतलब जब डाउन हम आ रहे हैं sp3 से sp की तरफ आ रहे हैं तो बच्चे s करैक्टर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और एस करैक्टर के इंक्रीज़ होने की वजह से मैंने कहा कि बॉन्ड पोलैरिटी भी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ होगी। और बॉन्ड एनर्जी के इंक्रीज़ होने की वजह से जब बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ होकर 154 से कहाँ पर आ गया, 120 डिग्री पर आ गई। तो मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ये भी बॉन्ड लेंथ को कम करने के अंदर इन्वॉल्व होती है। और साथ में अगर हम पी की बात करें तो बच्चे पी करैक्टर जितना कम होता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती जाएगी। लेकिन एस करैक्टर जितना इंक्रीज़ होता जाएगा बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा और बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो अपने पॉइंट नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट बच्चे इसका यहाँ पर ट्रेंड बताया गया है ग्रुप्स के अंदर और पीरियड के अंदर। अब अपने ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं बच्चे कि जब टॉप से बॉटम हम मूव करते हैं तो बच्चे उस वक्त बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज़। क्यों? क्योंकि एटम का जो बच्चे इनका जो होता है साइज़ होता है, एटॉमिक साइज़, वो क्या होता रहता है, वो इंक्रीज़ होता रहता है। अगर ग्रुप नंबर 4 की बात करें, ऊपर कार्बन है नीचे सिलिकॉन है, तो बड़े बच्चे सिलिकॉन बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होगी। इस तरह मैं ग्रुप नंबर 5 की बात करूँ, ऊपर बच्चे नाइट्रोजन है नीचे फास्फोरस है, फिर फास्फोरस जो बॉन्ड लेंथ होगी वो नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होगी, क्योंकि फास्फोरस नीचे है, उसका जो एटॉमिक साइज़ है वो ज़्यादा है। इस तरह अगर हम जब पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है। साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है बच्चे वो भी क्या होती जाएगी, वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी। अब यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन। तो बच्चे देखें, अब जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो फिर नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए, और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है। फिर क्या होगा कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ इज़ ग्रेटर देन द नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। आपने याद रखना है कि बच्चे जो डाइपोल मोमेंट होता है इसको हम बॉन्ड मोमेंट भी बोलते हैं और इसको हम वेक्टर मोमेंट भी बोलते हैं। ये इसके अदर टू नेम्स है। इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम वेक्टर मोमेंट भी बोलते हैं और साथ में इसको बच्चे हम बॉन्ड मोमेंट भी बोलते हैं। वेक्टर मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट और डाइपोल मोमेंट। अब बच्चे देखें, अगर जो बॉन्ड है वो हेट्रो एटम के दरमियान हो, जैसे देखें हम बात करते हैं HCl, यहाँ पर दोनों बच्चे जो हैं वो हेट्रो एटम, दोनों मुख्तलिफ एटम हैं, इसको हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो अब इस हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर बच्चे देखें कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगी, उस पर पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर मैं ये बॉन्ड सेम एटम के दरमियान बनाता तो बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो है, यहाँ पर वो इक्वली शेयर कर रहे हैं। फिर होमो एटम के दरमियान, होमो जो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पोल अपेयर नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोटॉमिक की, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पोल आ गया, मतलब जो पार्शियल नेगेटिव और जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हैं वो दोनों क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए। जब वो दोनों सेपरेट होंगे तो हम बोलेंगे वो मॉलिक्यूल क्या बन चुका है, इट इज़ बिकम अ डाइपोल। द सेपरेशन ऑफ दीज चार्जेस ऑन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल एंड द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी हैव डाइपोल मोमेंट। अब बच्चे डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर होते हैं कि जिनकी डायरेक्शन भी होती है और जिनकी मैग्नीट्यूड भी होती है। इसको अगर हम इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी अभी इसकी देखेंगे। और डाइपोल मोमेंट की हम डेफिनेशन क्या करेंगे बच्चे कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अगर हम उन दोनों में से एक के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये H पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, Cl में पार्शियल नेगेटिव, दोनों के में डिस्टेंस कितना है बच्चे, वो R है। जब इस R को हम इन दोनों में से किसी एक के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है बच्चे वो हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव। मतलब इस केस में वो कहाँ से कहाँ होगी, हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ होगी। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की बात करें हेट्रो एटम के अंदर, हेट्रो डाई एटॉमिक के अंदर, डाई एटॉमिक मतलब HF, HCl, HBr, HI, CO, NO। तो बच्चे
इनके अंदर वही बात लिखी है कि इनके अंदर जो डाई एटॉमिक के अंदर जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। अब यहाँ पर बच्चे हम एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास कोई भी ए पॉजिटिव और हमारे पास बी नेगेटिव कोई भी दो बच्चे एंड से हमारे पास, एक मिनट बच्चे, कोई भी हमारे पास जो है वो दो हमारे पास कोई भी एक हाइपोथेटिकल हमने मॉलिक्यूल लिया, उसके अंदर दोनों चार्जेस सेपरेट हो चुके हैं। मतलब एक उसका जो एंड है वो पॉजिटिव बन चुका है और एक उसका एंड जो है वो नेगेटिव बन चुका है। मतलब ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव हमने बोल दिया, ये ए पॉजिटिव है, ये बी नेगेटिव है। अब इनके दरमियान हमने बोला कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 पिकोमीटर। बच्चे पिको कितना होता है, 10 की ताकत -12, 10⁻⁻12। अब ये तो इनका दोनों के दरमियान क्या आ गया, डिस्टेंस। अब जब इस डिस्टेंस को हम इन दोनों में से किसी एक के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चे में पता है कि इन दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो सेम होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, साथ में हम माइनस लगा देंगे नीचे। और प्रोटॉन कितना होता है, प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चे जब इस चार्ज को हम उनके मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई आर। और यहाँ पर जब क्यू को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कंडीशन का हमारे पास आंसर आ गया 1.6022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻29। अब बच्चे बात करते हैं यूनिट की, तो चार्ज यूनिट क्या होता है, कूलम, और डिस्टेंस यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका फिर एसआई यूनिट क्या बनेगा, मीटर कूलम। लेकिन बच्चे इसका एक नॉन एसआई यूनिट भी होता है जो ज़्यादा यूज़ होता है, और उसका नाम उसे हम क्या बोलते हैं, डी बाई। और 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.336 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻30 मीटर कूलम। अगर अभी हमारा जो जवाब आया था मीटर कूलम के अंदर, अगर उसको हमने डी बाई में कन्वर्ट करना है तो उसको हम इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4.8 डी बाई आ जाएगा। अब बच्चे ये जो याद रखना, ये जो डी बाई यूनिट होता है ये एसआई यूनिट नहीं है। इसलिए अगर हमारे पास पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे तो फिर उनके अंदर डाइपोल मोमेंट एक से ज़्यादा होंगे। जैसे देखा ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव देखें, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो कितने डाइपोल मोमेंट है बच्चे, दो हैं। वाटर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर बच्चे कितने, यहाँ पर 3 हैं। तो मतलब जितने एटम पोली एटॉमिक के अंदर जो डाइपोल मोमेंट होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। लेकिन जो हमने जो नेट निकालना है, नेट कैसे निकालेंगे, जब उन सब वेक्टर को हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, जब वेक्टर को ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, नेट रिजल्ट आएगा। द नेट डाइपोल मोमेंट इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट। यहाँ पर बच्चे अगर एग्जाम्पल हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर के देखें, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या है कि बच्चे इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन, दोनों इस डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इनका नेट रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच्चे अपने याद रखना है कि जब भी म्यू की वैल्यू 0 आएगी, जब भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी, तो वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ नॉन पोलर होगी। और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, नॉन पोलर होती है। और जब भी म्यू की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी तो वो चीज़ बेशक जितनी कम हो, ज़्यादा हो, 0 से ज़्यादा जब भी आ जाएगी तो वो चीज़ पोलर होगी। वाटर एग्जाम्पल दें, 1.85 डी बाई है, तो मतलब वाटर इज़ पोलर। ठीक है। और बच्चे ये जो टेबल के अंदर ये वैल्यूज़ गिवन हैं, ये आपने ज़रूर याद रखनी है। अब यहाँ पर 0 वाली देखें कौन कौन सी है, H2 डाइपोल मोमेंट 0, ये भी नॉन पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर है, CH4 भी नॉन पोलर है। अभी हम देखेंगे कौन से पोलर हैं और कौन से नॉन पोलर हैं। तो बच्चे उससे पहले जो डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें, तो बच्चे जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हमें एटम के, जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। हम इससे बच्चे दो चीज़ें वो हम फाइंड कर सकते हैं, 2 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। पहला परसेंटेज आयनिक करैक्टर और दूसरा उनके दरमियान एंगल या उनकी जियोमेट्रीज की बात करें। तो पहले हम बच्चे परसेंटेज आयनिक करैक्टर की बात करते हैं। तो बच्चे परसेंटेज आयनिक करैक्टर हमने कैसे उनका डिटरमाइन करना है कि उसकी हमने जो उसकी अब जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट होता है, उस एक्चुअल डाइपोल मोमेंट को उसके बच्चे जो है वो आयनिक, जो उसका मतलब जब वो 100% अगर वो आयोनाइज होता है तो उसके उस आयनिक वाला जो डाइपोल मोमेंट है उसे जब उसको डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसे क्या आ जाएगा, परसेंटेज आयनिक करैक्टर। आपने ये फार्मूला याद रखना है। यहाँ पर बच्चे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं HF का। अब HF का जो एक्चुअल जो उसका होता है ना डाइपोल मोमेंट एक्चुअल वो बच्चे कितना है, वो हमारे पास है 1.90 डी बाई, ये हमारे पास आ गया यू ऑब्जर्व्ड। अब हमने म्यू ऑब्जर्व्ड, अब हमने म्यू आयनिक मालूम करना है, तो म्यू आयनिक का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, क्यू मल्टीप्लाई बाई आर। अब यहाँ पर डिस्टेंस बच्चे कितना दिया हुआ है, 0.917 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 मीटर, और चार्ज हमें पता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फिर वो जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो आयनिक वाला आएगा, और उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, क्यू मल्टीप्लाई बाई आर करेंगे तो उसकी वैल्यू बच्ची आ जाएगी हमारे पास 1.469 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻29 मीटर कूलम। इसको जब हमने डी बाई में कन्वर्ट करना है तो इसको 3.336 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4.4। अब बच्चे फार्मूला लगा दें। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि एक्चुअल ओवर आयनिक, एक्चुअल कितना दिया हुआ था 1.9,
और अभी हमने अभी हमने जो कैलकुलेट किया है वो कितना आया 4.4। तो 1.9 डिवाइड बाई 4.4 मल्टीप्लाई बाई 100 से करेंगे तो बच्चे इसका आयनिक करैक्टर कितना आ रहा है 43% आ रहा है। मतलब ये जो HF के मान जो बॉन्ड होता है ये 43% आयनिक बॉन्ड है और 57% जो कोवलेंट बॉन्ड है। तो फिर ओवरऑल क्या होगा, आयनिक होगा या कोवलेंट होगा? इट इज़ कोवलेंट, इट इज़ दिस बॉन्ड इज प्रीडोमिनेटली कोवलेंट। तो मतलब हम आयनिक करैक्टर फाइंड करके हम ये बता सकते हैं कि इसके मतलब इसके अंदर आयनिक करैक्टर कितना है, ये इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर कितना है। तो हम किसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं? डाइपोल मोमेंट के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चे आ जाएँ एंगल के। अब पहली बात हम बात करते हैं बच्चे कि हमारे पास कोई भी जो होंगे ना डाई अटोमिक होंगे तो उन डाई अटोमिक का कभी भी डाईपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा, उनका कोई ना कोई हमेशा डाईपोल मोमेंट होगा। मैं डाई अटोमिक की बात कर रहा हूँ। डाई अटोमिक वैसे मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बाद बच्चे मेरे पास अभी हम बात करें HCl की बात करें, HF की बात करें, HI की बात करें, तो ये सारे क्या हैं? ये हमारे पास डाई अटोमिक है। तो मैंने कहा डाई अटोमिक का तो कभी भी डाईपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। कब? जब वो बॉन्ड हेट्रो एटम के दरमियान बनेगा। जैसे मैंने कहा HF हेट्रो एटम में कभी भी डाईपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन अगर यही बॉन्ड बन जाए HI HH के दरमियान तो ये होमो अटोमिक हैं, दोनों सेम हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब यहाँ पर ज़ीरो है, तो यहाँ पर इसका जो बचे जो म्यू की वैल्यू होगी डाईपोल मोमेंट की वो ज़ीरो होगी और ये नॉन पोलर होगा। मतलब डाई अटॉमिक मैंने आपको दो कंडीशन बता दी। अगर वो सेम एटम के दरमियान बनेगा उसका डाईपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, और अगर वो डिफरेंट एटम के दरमियान बनेगा तो उसका डाईपोल मोमेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। और जिसका डाईपोल मोमेंट ज़ीरो वो चीज़ नॉन पोलर, और जिसका डाईपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा तो वो चीज़ क्या होगी? पोलर होगी। अब आ जाए बच्चे ट्राई अटॉमिक के ऊपर। अब ट्राई अटॉमिक के ऊपर के अंदर आपने ये याद रखना है कि वहाँ पर लोन पेयर है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताइए। अब देखिए मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा बच्चे हम बात करते हैं SO2 की बात कर लेते हैं, साथ इधर हम SO3 की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। CS2 की भी बात कर लेते हैं, H2O वाटर की भी हम बात कर लेते हैं, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की बात भी कर लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आपने ना जस्ट एक चीज़ देखनी है कि इनके अंदर जो हैं वो लोन पेयर हैं या नहीं हैं। पहले हम बात करते हैं बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। जब कोई लोन पेयर नहीं होगा तो एक डबल बॉन्ड इस साइड पर डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, तो बच्चे यहाँ पर दोनों डाईपोल मोमेंट एक दूसरे का फैक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का डाईपोल मोमेंट कितना है? वो ज़ीरो है। फिर ये क्या होगी? ये नॉन पोलर होगी। अब आ जाए बच्चे SO3 के ऊपर। जब हम SO3 का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो सल्फर टू ऑक्सीजन सारे के सारे डबल बॉन्ड होते हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। तो इस वजह से SO3 का डाईपोल मोमेंट भी कितना होगा? वो ज़ीरो होगा और वो नॉन पोलर है। लेकिन जब SO2 की बात करेंगे तो बच्चे SO2 के अंदर दो डबल बॉन्ड इधर दो इधर, और यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर के पास एक लोन पेयर है, तो जिसकी वजह से इसका डाईपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। और बच्चे हमारे पास जो SO2 होता है इसका डाईपोल मोमेंट होता है 1.61, तो मतलब ये पोलर है, ठीक है। अब बात करते हैं CS2 के ऊपर। अब बच्चे CS2 की अगर मैं बात करें CS2, अब बच्चे यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर जो कार्बन है ना हमारे पास कार्बन, और साथ में हमारे पास जो बॉन्ड गिवन है बच्चे वो है सल्फर के दरमियान। अब एक्चुअली यहाँ पर वही बात आपको बता दी कि कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। जब कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है तो एक डाईपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, दूसरे की डायरेक्शन इधर होगी, दोनों एक दूसरे का फैक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो CS2 भी क्या है? नॉन पोलर है। इसका डाईपोल मोमेंट भी कितना है? ज़ीरो है। अब आ जाए वाटर के ऊपर। लेकिन जब वाटर के अंदर हम देखेंगे तो बच्चे ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर होते हैं, तो उन लोन पेयर होने की वजह से वाटर का जो डाईपोल मोमेंट है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। कितना होता है? 1.85 डिबाई, मतलब ये पोलर है। H2S की बात करेंगे तो बच्चे इसके अंदर भी सल्फर के अंदर लोन पेयर होते हैं, इसका डाईपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। जब इसका डाईपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा तो ये भी क्या होगा? ये भी पोलर होगा। अब आ जाए पोली एटॉमिक के अंदर। ये सारी बच्चे एग्जाम्पल वही दिए गए, आपने बस इनको रीड कर लेना है। अब मैं बात करने लगा हूँ पोली एटॉमिक की। अब पोली एटॉमिक के अंदर मैं कुछ बच्चे लिखने लगा हूँ, जैसे देखें CH4 है, CCl4 है, ठीक है, SiH4 है, SF6 है, PCl5 है। तो मतलब मैं ये बताने लगा हूँ आपको कि SO3 इधर आएगा पोली एटॉमिक के अंदर। मतलब मैं आपको ये बताने लगा हूँ BF3 आ गया। मतलब आपको ये बताने लगा हूँ कि पोली एटॉमिक के अंदर जब भी सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर मौजूद ना हो, जब लोन पेयर मौजूद ना हो वो पोली एटॉमिक होगा, तो बच्चे उसका हमेशा जो डाईपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो होगा। वो सब एक दूसरे को अफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, वो अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे। अफेक्ट को जब कैंसिल करेंगे तो बच्चे, और जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई? ज़ीरो। उनका डाईपोल मोमेंट कितना है? ज़ीरो है। डाईपोल मोमेंट जब ज़ीरो होगा तो ये चीज़ है, ये सारे के सारे ये फिर क्या है? ये नॉन पोलर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बच्चे दूसरे पोली एटॉमिक की। जैसे बात करूँ CHCl3 की बात करूँ, CH3Br की बात करूँ, H2O2 की बात करूँ,
ठीक है। PH3 की बात करूँ तो बच्चे अब इस केस के अंदर इनका डाइपोल मोमेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, ये पोलर मालिक्यूल होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन टू ब्रोमीन बॉन्ड भी पोलर है और कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड भी पोलर है। अब बात करते हैं सिस और ट्रांस की। तो बच्चे सिस और ट्रांस में आपने ये याद रखना है, अगर यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो यहाँ पर बच्चे देखें ये हमारे पास क्या है, सिस है, क्योंकि सेम एटम एक साइड पर हैं तो यहाँ पर भी एक दूसरे के ये डाइपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सॉरी, यहाँ पर जो है ये एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं करेंगे। जब सिस की फॉर्म होगी तो डाइपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं करेंगे, इनका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट मौजूद होगा तो फिर ये क्या होंगे, पोलर होंगे। जो सिस वाले होंगे वो पोलर होंगे, उनका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट भी मौजूद होगा। और फिर हमने बात की थी कि जो सिस वाले होते हैं जब वो पोलर होंगे तो बच्चे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बताया गया था। अब बात करते हैं बच्चे ट्रांस की। इसका अगर ट्रांस के अंदर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो बच्चे ये देखिए हमारे पास, आप देखें सेम एटम अपोजिट साइड पे हैं। अब ये दूसरे को बच्चे अब डाइपोल मोमेंट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो म्यू की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी। तो मीन जो ट्रांस वाले होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, उनके म्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी और उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होंगे और उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चे आपने याद रख लेनी है इसके रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। पहले हम बच्चे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। फर्स्ट हम आयनिक कंपाउंड की देखेंगे, फिर हम कोवलेंट कंपाउंड की देखेंगे। तो बच्चे आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बच्चे हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे बेंजीन वगैरह है उनके अंदर वो सॉल्युबल नहीं होते। अब वो वाटर के अंदर सॉल्युबल कब होंगे, इसकी बच्चे एक कंडीशन है यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर वाटर की जो हाइड्रेशन एनर्जी है अगर वो उनकी लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा होगी तो फिर जो वाटर हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो उन आइंस को उनकी लेटेस्ट क्रिस्टल लेटेस्ट में से क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। जब वो अलग वहाँ से जो फ्री होंगे तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। अगर जो बच्चे हाइड्रेशन एनर्जी अगर वो कम हो और उनकी लेटेस्ट एनर्जी उनके आयन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो तो फिर कभी भी वाटर के अंदर वो सॉल्युबल नहीं होंगे। तो मतलब वाटर के अंदर वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, वाटर की जो अट्रैक्शन है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो आयन की आपस में जो अट्रैक्शन है उसके ऊपर ओवरकम कर जाए। तो जब वाटर की अट्रैक्शन आयन के दरमियान अट्रैक्शन पे ओवरकम कर जाएगी तो आयन सेपरेट होंगे, जैसे सेपरेट होंगे वाटर के अंदर वो सॉल्युबल हो जाएंगे। और दूसरी बात कि आयनिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। अब आ रहे हैं बच्चे कोवलेंट कंपाउंड के ऊपर। तो बच्चे जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, तो फिर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होंगे, लाइक ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। और यहाँ पर सॉल्वेंट की इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी कि वो मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेज हैं उनके ऊपर वो ओवरकम कर देंगी और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वाटर के अंदर ये डिजॉल्व नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं कि जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं, किस वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं आइसोमरिज्म की बात करते हैं, उनकी डायरेक्शन की बात करके ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बच्चे आयनिक कंपाउंड उसमें जस्ट क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो अपोजिट चार्ज आयन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों को होल्ड करके रखा हुआ है। ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ये नॉन रिजिड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये नॉन डायरेक्शन होता है। नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना भी शो नहीं करते। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जिन जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड होगा वो आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड बच्चे रिजिड भी होते हैं, डायरेक्शनल भी होते हैं। और जिन मॉलिक्यूल के अंदर ये कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होंगे तो उनके अंदर बच्चे आइसोमरिज्म की जो पॉसिबिलिटी होती है वो मौजूद होती है। जैसे हम यहाँ पर बात करें डाई मिथाइल ईथर की बात करें, एथेनॉल की बात करें, बच्चे आपस में दोनों के दोनों जो हैं वो आइसोमर हैं। कौन से आइसोमर हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दोनों का क्या है, वो सेम है। तो मीन कोवलेंट कंपाउंड जो है वो आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। लास्ट बच्चे हम इनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करें। अब देखें आयनिक कंपाउंड बच्चे इनके रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, अच्छा एग्जांपल पहले देखें। सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसके अंदर हमने ये ऐड किया है NaCl के सोल्यूशन के अंदर। जैसे ही ऐड करेंगे तो फ़ौरन बच्चे Ag और Cl मिलकर क्या बना देंगे, सिल्वर क्लोराइड फ़ौरन बन जाएगा, इसका वाइट प्रेसिपिटेट फ़ौरन बन जाएगा। ये रिएक्शन स्पीड अप क्यों हुआ, वो इस वजह से क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड है वो सोल्यूशन के अंदर आयन के फॉर्म में मौजूद होते हैं। यहाँ पर अब बॉन्ड ब्रेक नहीं होने, जस्ट न्यू बॉन्ड बनने हैं। न्यू बॉन्ड क्यों बनने हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो आयन की फॉर्म है, जस्ट आयन मिलेंगे नया बॉन्ड बन जाएगा। मतलब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग वाला टाइम लगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सोल्यूशन के अंदर आयनिक फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो बच्चे कोवलेंट कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेकिंग भी होनी है और बॉन्ड मेकिंग भी होनी है। पहले बॉन्ड टूटेंगे फिर बॉन्ड बनेंगे, जिस वजह से वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस वजह से जो कोवलेंट जो बॉन्ड कंपाउंड के जो रिएक्शन होते हैं बच्चे दे आर स्लो इन नेचर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।